2 साल पहले दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये तय किया कि वो मुझे मेरी सेवा से मुक्ति दे रहे हैं, उन्होंने नौकरी छीनी, तो पहली किताब जो आई प्रोफेसर की डायरी, वो तो उस कहानी को कहती है जो वो समर्थन ने जरूर आज के सत्ताधारियों को हिलाने का भी काम किया, साथ ही लक्ष्मण जी को आज ये किताब लिखने पर मजबूर होना पड़ा। मैं समझता हूँ और 11 में हमारे साथी जाग गए होते तो आज इसकी भी आवश्यकता न पड़ती। और आतंकी हमला हो रहा है, फिर घोषणा हो रही है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। ऐसे में मैंने ये किताब के लिए और तैयारी की। जनगणना जैसा तकनीकी पहलू और इस जाति जनगणना की राजनीति, क्या इस पर कोई ऐसी मुकम्मल किताब बन पाएगी? क्या उसे लोग पढ़ के समझ पाएंगे और ये किताब उस वैचारिक लड़ाई में कुछ जोड़ पाएगी जो बहुत पहले से चली आ रही है और बहुत बड़ी आबादी उसके लिए लड़ाई लड़ रही है? तो ये शुरुआत जब हुई इस किताब की, और इसकी भूमिका आप पढ़ेंगे तो आप समझ भी जाएंगे, इस किताब की शुरुआत उन संघर्षों से हुई थी जो पिछले 10 साल में हमने जाति जनगणना जैसे विषय पर दिल्ली की सड़कों में और उसके बाद पूरे देश में इस पर लिखते, पढ़ते, बोलते इसकी कमी को महसूस किया कि इतना ज़रूरी विषय देश का और उस पर कायदे से सामग्री नहीं है। लेख हैं, भाषण है, कुछ किताबें हैं, लेकिन मुकम्मल ढंग से इस पर वो कहानी नहीं कही गई जिससे एक सामान्य व्यक्ति समझ बना ले कि जाति जनगणना है क्या। और उसके बाद मेरे मन में था कि मैं इस तरह का कोई काम अगर कर पाया तो जरूर करूंगा। और उसी बीच में 2 साल पहले दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये तय किया कि वो मुझे मेरी सेवा से मुक्ति दे रहे हैं, उन्होंने नौकरी छीनी, तो पहली किताब जो आई प्रोफेसर की डायरी, वो तो उस कहानी को कहती है जो शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी, और उसके भी प्रकाशक अनबाउंड प्रकाशन थे, उसे भी लोगों ने सराहा। लेकिन वो जो पिछला 2 साल बीता मेरा, वो इस सफर में बीता कि 10 साल में जिस वैचारिक संघर्ष को हमने करने की कोशिश की है उसके लिए कुछ कलम पकड़ी जाए और कुछ लिखा जाए। तो पिछले 2 साल का संघर्ष इस किताब के बनने का है। शुरुआत थी कि कुछ अपनी बात कहेंगे, कुछ और लोगों की बातों को शामिल करेंगे, लेकिन अली अनवर साहब बैठे हुए हैं, हमारी और आपकी बात भी हुई थी। मैंने ऐसे कई लेख जो उस समय भी मुझे मिले थे अलग अलग विचार के, जैसे पसमानदा आंदोलन इस पूरे सवाल को कैसे देखता है, जाति के सवाल को, जनगणना के सवाल को, वैसे ही अति पिछड़ा समाज का जो पूरा संघर्ष है वो इससे कैसे जुड़ता है, बाकी पिछड़ी जातियां, दलित जातियों का संघर्ष क्या है। तो वो किताब बनने किसी और रूप में वाली थी, लेकिन बनते बनते ही अपने आप में एक मुकम्मल किताब बन गई। तो मैं उन तमाम लोगों को शुक्रिया भी कहता हूं जिनका विचार, जिनका साथ इस किताब को यहाँ तक पहुँचाया। और फिलहाल इससे ज़्यादा मुझे अभी कुछ नहीं कहना, ये मंच मेरे कहने का नहीं है, ये हमें अपने वक्ता साथियों को सुनने का। और फिलहाल आखिर में केवल इतना कि ऐसे विषय पर जिस समय ये दावा किया जा रहा था कि धर्म पूछा जाति नहीं, और जाति संबंधी हर विमर्श को ये कहकर खारिज किया जा रहा था कि जाति पूछने से जातिवाद बढ़ता है। यानी अगर डॉक्टर के पास गए अपना स्कैन कराने, जांच कराने, तो बीमारी बढ़ सकती है, जबकि हकीकत ये थी कि पहले बीमारी का स्कैन होकर पता तो चले। यानी बीमारी छिपाई जा रही थी और बड़े बड़े नारे लगाए जा रहे थे कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात, मेरे लिए केवल एक जाति है, गरीब और अमीर, ये जात की बात करने वाले तो बांटने वाले हैं, जातिवादी हैं। ऐसे माहौल में अचानक और आतंकी हमला हो रहा है, फिर घोषणा हो रही है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। ऐसे में मैंने ये किताब के लिए और तैयारी की कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ी गहरी साजिश तो नहीं, या उस सामाजिक आंदोलन का जो सैकड़ों वर्षों का है उसका दबाव कामयाब हो गया। इस तरह के कई सवालों, साजिशों और संभावनाओं का एक दस्तावेज हमने तैयार किया है जो मुकम्मल नहीं है। अभी इस तरह की लिखने लगे तो कई किताबें कम पड़ जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मुझसे रह गया इस कारवां में और आगे लोग बात करेंगे तो जुड़ेगा, तो उस विमर्श को खड़ा कर पाएगी अगर ये किताब पूरे देश में जाति संबंधी विमर्श को, जाति जनगणना को एक जन आंदोलन में तब्दील कर पाएगी, कायदे से जाति जनगणना करवा पाएगी, साजिशों को रोक पाएगी, आंकड़े आए तो उनसे पॉलिसी मेकिंग करवा करके
सबका भारत बना पाएगी, जो डॉक्टर अंबेडकर का सपना था, जो लोहिया का सपना था, उन सब की दिशा में अगर कुछ कर पाएगी तो शायद ये किताब लोगों के काम आएगी। इसी बात के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इसके कंटेंट पर बात करें और इसके ज़रिए समाज के बीच एक विमर्श को ले जाएं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने प्रकाशक का, अपने संपादक का, अलिन जी और आशीष जी का, कि उन्होंने इस विपरीत माहौल में भी ऐसी किताब पब्लिश करने का जोखिम उठाया है और आपके भरोसे उठाया है और आप इसे प्रेम दे रहे हैं। इस प्रेम को कायम रखिएगा। हम एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर हम लोग क्या हैं, हमारी तादाद क्या है, आखिर इस देश के अंदर हमारी स्थिति क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हमारे हक और अधिकार और हमारे बारे में जो शासन और सत्ताएं नीतियां बना रहे हैं, उन नीतियों को बनाने का आखिर आधार क्या है। और इस बात को लेके जैसा अनवर साहब ने कहा, नवीन जी को मैं नहीं सुन पाया, मैं विलम्ब से आया, ये ज़रूरी है कि जब तक जाति आंकड़े सामने नहीं होंगे तब तक मैं समझता हूं जो नीतियां और कार्यक्रम बन रही वो अंधेरे में तीर चलाने जैसी हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूं इस बात को लेकर, जिस बात का जिक्र अली अनवर साहब ने किया, 2011 की जाति जनगणना की जब शुरुआत शुरू हुई थी, तो हो सकता है अनवर साहब आपने राज्यसभा से इस बात को शुरू किया हो, चूंकि मैं लोकसभा में था, मुझे उस बात का एहसास नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इस बात का एहसास जरूर है कि लोकसभा में रहते हुए श्रद्धेय नेताजी ने, श्रद्धेय शरद जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने और ये तीनों ही नेताओं की तिगड़ी ने जो देश के अंदर जाति जनगणना को लेकर 2011 में एक अलग जगाने का काम किया था। और मैं समझता हूँ पूरे देश में अब तक सबसे ज़्यादा, शायद या उस समय तक सबसे ज़्यादा जाति जनगणना की अगर मांग और मुद्दा कभी बनाता तो उसी समय हमारे इन महान नेताओं की मेहनत से, इनके लगा सजगता से, या इनके उस समय इस मुद्दे के प्रति जो संवेदनशीलता थी, उस वजह से ही देश के अंदर जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दे के तौर पे खड़ा हुआ। और सही कह रहे हैं आदरणीय अली अनवर साहब कि उस समय जहां हमारे ये तीनों नेता जाति जनगणना के लिए संघर्ष कर रहे थे और इनके संघर्ष के प्रभाव और दबाव में आकर जो लोग परंपरागत तौर पर जाति जनगणना के खिलाफ थे, पिछड़ों के हक और अधिकारों के खिलाफ थे, जिन दलों के देखरेख में, नेतृत्व में, उनकी नीतियों के कारण पिछड़ों के साथ आज़ादी से लेके अब तक जो सौतेले व्यवहार हुए, वो दल भी बढ़ चढ़ के बयानबाजी जाति जनगणना के पक्ष में कर रहे थे। और मैं अब तक मैं समझता हूं 15 साल पहले रह लिया, लगभग 1.5 से 2 साल अब हो रहे हैं, लगभग मेरा संसदीय जीवन हो गया है 17 साल का। मैंने उस समय तक या अब तक जितना एक मत सदन को जाति जनगणना पे देखा, उस बहस और चर्चा में देखा, वो आदरणीय अनवर साहब अभी तक कभी मुझे देखने का मौका नहीं मिला। लेकिन आप सोचिए, जहां देखने में पूरा सदन एक दिख रहा था, एक भी सदस्य उसकी खिलाफत में नहीं था, तो क्या कारण है? जब कोई खिलाफ में नहीं है तब भी जाति जनगणना नहीं हुई। मैं साथी लक्ष्मण जी के दिए हुए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और मैं समझता हूं देश के विद्वान लोगों के बीच मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जहां देखने में एक तरफा समर्थन मिल रहा हो जाति जनगणना को, वही सोचिए तिकड़म कैसी हुई कि जहां 2011 में आंकड़े आ जाने चाहिए थे, आज हम और आप सब बहस कर रहे हैं 26 में। उस समय की जो अलग जगाई थी, हालांकि समाजवादियों का और पुराना इतिहास है पिछड़ों को लेकर। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने नारा दिया था, सन सो पाने बांधी घाट, पिछड़े पावे 100 में 60। ये नारा आज से नहीं, 60 के दशक से, 50 के दशक से, 50 के लास्ट के दशक से, जब लोहिया जी सदन में हुआ करते थे, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी ने कमान थामी और समाजवादी लोग लगातार इस बात को लेके चले
आगे आते आते जब से नेताजी उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के मुख्य धारा में पहुंचे तो उन्होंने इस बात को लगातार अलग को जगाने का काम किया। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से चला। बिहार में माननीय लालू जी से लेके शरद जी तक ने वो चलाई है। लेकिन आप सोचिए, मंथन का समय ये है कि दुर्भाग्य देखिए, आज़ादी के इतने सालों बाद भी देश की आबादी का सबसे बड़ा बहुमत का वर्ग जो है, वो वर्ग आज तक ये हक और अधिकार नहीं ले पाया कि आखिर वो संख्या की तादाद में कितने हैं। नीति कार्यक्रम बने, सरकार की योजनाएं बने, सरकार का बजट खर्च हो तो उस बजट के ऊपर, उन योजनाओं के ऊपर उनका क्या हक बनता है, आज तक इसका आकलन नहीं कर पाए। लेकिन मैं कह सकता हूं, जिस तरह आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक उदाहरण पेश किया है पीडीए परिवार को एक करने का, जहां हम बात केवल पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए या हक और न्याय या जनगणना या उनके आने वाले आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का एक फार्मूला दिया है, जिसमें हमारे दलित भाइयों को मान दिलाना है, सम्मान दिलाना है, हक दिलाना है, अधिकार दिलाना है, न्याय दिलाना है, वही हमारे पिछड़े भाइयों के साथ भी यही होना। और हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं, विशेषकर मुसलमान भाइयों के साथ जो नफरत भरी राजनीति देश और उत्तर प्रदेश की सरकारें कर रही हैं, या जो लोग दिखाते हैं नक्शे में कि भारत के अधिकांश राज्यों में जिनकी सत्ताएं हैं, वो सारी सत्ताएं अगर किसी का शोषण कर रही हैं तो हमारे पिछड़े भाइयों का कर रही हैं, हमारे दलित भाइयों का कर रही हैं, और हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के तो और ज्यादा दुर्दशा कर दी कि उनके प्रति तो नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। अनवर साहब, ऐसे में जब माननीय अखिलेश यादव जी ने एक फार्मूला निकाला पीडीए का, जिस पीडीए के माध्यम से उन्होंने दिया उसको नाम पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, उस पीडीए के फार्मूले के, माननीय अखिलेश जी के फार्मूले को जो समर्थन दिया है उत्तर प्रदेश के जनमानस ने, वो समर्थन ने जरूर आज के सत्ताधारियों को हिलाने का भी काम किया है, सोचने पर भी मजबूर किया है। अभी पिछले सत्र में ही चर्चा हो रही थी सप्लीमेंट्री बजट पे अनवर साहब, तो मैंने कहा कि माननीय अखिलेश जी के दबाव में पिछड़ों, दलित और अल्पसंख्यकों की हैसियत के दबाव में आके वर्तमान केंद्र सरकार ने घोषणा तो की है, लेकिन कब करेंगे आज तक इसकी कोई तारीख नहीं आई है। क्या ड्राफ्ट होगा जनगणना का? उस जनगणना के ड्राफ्ट में पिछड़ों का कॉलम होगा कि नहीं होगा? उस पिछड़े के कॉलम में उन पिछड़ों की जो दुर्दशा है आर्थिक तौर पर, उनकी संपदा के तौर पर, उनकी आर्थिक स्रोतों के तौर पर, संपत्ति के तौर पर, रोजगार के तौर पर, सरकारी सेवाओं में, प्राइवेट सेवाओं में, ये जो तमाम तरीके के सवाल हैं पिछड़ों के, पता नहीं उस जातीय जनगणना का हिस्सा होंगे भी कि नहीं होंगे। लेकिन मैं इस मौके पर जब प्लेटफॉर्म दिया है साथी लक्ष्मण जी ने, तो मैं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से और अपनी पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं, हमारे दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक भाइयों के खिलाफ या समाज में कोई भी पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनके पक्ष में, उनके अन्याय के खिलाफ, उनके पर हो रहे अन्याय के खिलाफ हम समाजवादी लोग तबीयत से संघर्ष करते रहेंगे। ये हम आज इस मौके पर यहाँ उपस्थित सभी विद्वान साथियों के बीच विश्वास और भरोसा दिलाना चाहते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है, हालांकि क्योंकि दबाव पीडीए परिवार का बन चुका है, हो सकता है उस दबाव के चलते ये सरकार स्वीकार करे, लेकिन जैसा जातिगत जैसा एसआईआर के बारे में अनवर साहब कह रहे थे, और जो शंकाएं हैं, डेटा के तोड़ फोड़ करने में तो एक्सपर्टीज है वर्तमान सरकार को, और ये बात हम ही नहीं कह रहे हैं, नवीन कुमार जी जैसे कुछ चुनिंदा पत्रकार साथी ही नहीं कह रहे हैं। अब तो देश और दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं इस बात को मानती हैं कि भारत सरकार से सच्चाई का डेटा लेना बहुत कठिन काम है। वो मोटिवेटेड मिलता है, कुछ ना कुछ उसमें मैनिपुलेशन मिलता है। तो ये संकट तो है सामने, लेकिन हमें यकीन है अपने पीड़ित परिवार की एकता के ऊपर, उनकी क्षमता और ताकत के ऊपर, कि हम लोग संघर्ष करके हक, अधिकार और न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये सही है कि आदरणीय राहुल जी ने 2024 के चुनाव आते आते जातीय जनगणना का समर्थन किया है, लेकिन ये सच्चाई को भी आप इनकार नहीं कर सकते। जब जातीय जनगणना के इतिहास पर आप चर्चा कर रहे,
अगर कांग्रेस के साथी उस समय चाहते तो 2011 में ही डेटा आने से कोई रोक नहीं सकता था। ये कहीं ना कहीं, अब अनवर साहब वरिष्ठ नेता हैं, हम लोग तो बहुत नौजवान थे उस समय, और ज्यादा नौजवान थे, हमें नहीं एहसास है किन किन लोगों ने षड्यंत्र किया होगा, वो तो आपको एहसास होगा। लेकिन हाँ, पिछड़ों के साथ षड्यंत्र जरूर हुआ, नहीं तो 2011 आते आते जातीय जनगणना हो चुकी और शायद लक्ष्मण जी आज आपको ये किताब लिखने की आवश्यकता भी नहीं महसूस होती, क्योंकि वो जनगणना नहीं हुई, न्याय नहीं मिला, हक नहीं मिला, आंकड़े नहीं आए, नीतियां बनाने में कहीं सहयोग और समर्थन जो डेटा का मिलना चाहिए वो नहीं मिला। ऐसे साथी लक्ष्मण जी जैसे लोग आज मजबूर हुए हैं कि जातीय जनगणना के इतिहास से लेके उसके जो लगातार संघर्ष चला, उस संघर्ष से लेके आने वाली जो समय में जरूरतें हैं, उन जरूरतों को लेके साथी लक्ष्मण जी को आज ये किताब लिखने पर मजबूर होना पड़ा। मैं समझता हूँ और 11 में हमारे साथी जाग गए होते तो आज इसकी भी आवश्यकता न पड़ती। लेकिन आज इस मौके पर जब ये किताब की चर्चा हो रही है, और ये किताब केवल किताब तक नहीं है, ये किताब में जो बातें लिखी गई हैं, जो बातें रखी गई हैं, या जो विचार हैं, ये विचार आज देश की जरूरत बन चुके हैं। और कैसे कैसे हथकंडे होते हैं अनवर साहब, जब कई पिछड़े अपना अधिकार और हक मांगते हैं तो कह दिया जाता है ये लोग जातिवादी हैं। जब यही पिछड़ों पर, दलितों पर, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों पर, आदिवासियों पर उनके हक मारे जाते हैं तो हक मारने वालों को कोई जातिवादी नहीं कहता है, शोषण करने वालों को कोई जातिवादी नहीं कहता है, और जिनके साथ शोषण हो रहा है, शोषित हैं, उनको सब जातिवादी ठहरा देते हैं। ये बड़ी विडंबना है हमारे देश की। 13 पॉइंट रोस्टर का मामला आया, तमाम बार आप लोग उस समय लक्ष्मण साथी और इन जैसे कई साथी भी मिले, इसी दिल्ली की सड़कों में आंदोलनकारी के तौर पे थे, और संसद में कुछ चुनिंदा ही साथी थे उस समय विपक्ष के पास। तो उन चुनिंदा साथियों में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ज्यादा थी, तो मैं भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने साथियों की मांग पर साथ में खड़ा था। और एक स्टेज वो आई कि 13 पॉइंट रोस्टर का जो मामला था, जो 200 पॉइंट रोस्टर पहले था, 13 पॉइंट लाया गया, 200 पॉइंट लाने के लिए जो संघर्ष चल रहा था, एक संघर्ष में चर्चा के दौरान मुझे, नवीन भाई तब हम आपके संपर्क में नहीं थे, मैंने कहा कि अगर रोस्टर से, 13 पॉइंट से, रोस्टर से लोगों को इतना प्रेम है तो हम आप सब जानते हैं कि देश के अंदर सबसे ज्यादा दुर्दशा किसी की है तो हमारे आदिवासी भाइयों की है, उसके बाद हमारे दलित भाइयों की है, फिर पिछड़े भाइयों की है। तो मैंने सदन में खड़े होकर कहा था कि रोस्टर को करना है तो उल्टा कर दो, पहला पद हमारे आदिवासी भाई, अनुसूचित जनजाति भाइयों को दे दो, दूसरा पद हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों को दो, तीसरा पद हमारे पिछड़ों को दो, फिर चौथा पद अनरिजर्व करो। तो जब सरकार को लगा और महसूस हो गया कि 13 पॉइंट रोस्टर पर ये लोग नहीं मानेंगे, तब जाके वो अध्यादेश लाए थे। आप सोचिए, सरकार की नीतियां देखिए। मुझे अभी भी याद है, अगर मैं सही याद है मुझे, तो संभवतः मार्च 2018 का हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला था 13 पॉइंट रोस्टर, और सिंगल बेंच के फैसले के बाद सरकार कहीं अपील में नहीं गई और कुछ ही दिनों के अंदर अध्यादेश जारी करके 13 पॉइंट लागू कर दिया था, अगर मुझे सही याद है तो। बिल्कुल सही। और आज सर्वोच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच ने एक फैसला लिया है, लेकिन उस फैसले पर कहीं चर्चा नहीं हो रही है। कोई अध्यादेश उसके मामले में नवीन जी अभी तक नहीं आया है। आप सरकार की मंशा देखिए। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला था जो दलित पिछड़ों के विरोध में था, तो अगले ही दिन या कुछ ही दिनों के अंदर, शायद एक हफ्ते के अंदर अध्यादेश लागू करके यूनिवर्सिटियों में भर्तियां शुरू हो गई। और अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच ने एक फैसला लिया जो दलित पिछड़ों को, आदिवासियों को न्याय और हक दिलाने का है, जो मैं समझता हूं जनरल कैटेगरी है, उसमें कोई भी अपीयर हो सकता अगर वो उस मेरिट में आता है। ये फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लिया, लेकिन अभी तक अनवर साहब सुनने को नहीं मिला कि केंद्र सरकार या किसी भी प्रांत की सरकार ने, अब तक मैं समझता हूं लगभग 20 दिन हो चुके होंगे इस फैसले को आए,
एक भी अध्यादेश देश के किसी भी सरकार ने लागू नहीं किया। तो मेरे विद्वान साथियों, आप अंदाज लगाइए, ये समाज, जिस समाज के हक और न्याय दिलाने के लिए किताब लिखी गई, इस समाज के साथ कहां और किस किस स्तर तक और कितना तक शोषण हो रहा है। आदरणीय अनवर साहब, मैं लगभग 150 से ज्यादा उन अभ्यर्थियों का मेरे पास डेटा उपलब्ध है जो लोग जातीय जनगणना में क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर में राज्य सरकार रहे और केंद्र सरकार के बीच समतुल्यता तय नहीं की। ये गलती सरकारों की है, लेकिन भोग रहे हैं अभ्यर्थी और परीक्षार्थी। तो अगर इस तरह के जो परिस्थितियां हैं, जो शोषण है, जो अन्याय है, जो अत्याचार है, उस पर अगर पूरा चर्चा करेंगे तो जाने किस स्तर पे चर्चा होगी। और हमारे उत्तर प्रदेश की तो कहानियां ही कुछ अलग है। वहां की जितनी भर्तियां हैं, 69,000 शिक्षकों में मैं समझता हूं लगभग 25-30 हजार नौकरियों की बेईमानी वहां पे कर दी गई उत्तर प्रदेश के अंदर। इसी तरह से अभी कुछ सालों में जितने भी विज्ञापन आए, उसमें पिछड़ों को कई पदों पे जीरो कर दिया। प्राइमरी के भी अगर किसी छात्र से कहोगे कि जरा परसेंटेज निकाल देना, इतने पद हैं, इसमें कितना पिछड़ों का हक बनेगा, कितना दलितों का बनेगा, या हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों का, जनजाति के भाइयों का बनेगा, प्राइमरी के भी छात्र निकाल देंगे। लेकिन सरकार के बैठे हुए विद्वान अधिकारी, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार के मुखिया पिछड़ों को जीरो करने पे बहुत खुश होते हैं, अल्पसंख्यकों के ऊपर अन्याय से खुश होते हैं, हमारे दलित भाइयों के ऊपर अत्याचार करने से खुश होते हैं, तो अपने मुखिया को खुश करने के लिए उत्तर प्रदेश के विद्वान अधिकारी लेखपाल के पदों में ओबीसी 0 और कई पद आए, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के आए, पशु चिकित्सा अधिकारी के आए, कई पद आए। उन नौकरियों के विज्ञापन में नवीन जी 0। वो तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को। उन्होंने जब इन मुद्दों को मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे कुछ साथियों ने सदन के माध्यम से जब उठाए, तो कुछ हद तक सुधार हुआ है। हालांकि अभी हम संतुष्ट इस बात से नहीं कि अभी कोई पूरा न्याय नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि अभी तो विज्ञापन की स्तर है, फाइनल भर्ती करते करते जाने कितने तरीके का न्याय करेंगे। इसलिए मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, जहां देश के प्रधानमंत्री जी अपने आप को पिछड़ा कहने में गर्व महसूस करते हैं, वहीं मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं कि उनके कार्यकाल में इस देश के पिछड़ों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय और अत्याचार हुआ है। पिछड़े राजनीतिक पदों पर पहले अत्याचार होता था, लेकिन जनता के बीच अपना चेहरे को कुछ ठीक करने के लिए राजनीतिक पदों पे भले ही बैठाए हों कुछ पद लोगों को, लेकिन जिनको बैठाए कभी उनसे अकेले में जाके पूछेगा कि आखिर उनकी कहीं चल पा रही है। ऐसे ऐसे प्रशासनिक अधिकारी बैठाए गए हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेके केंद्रीय सचिवालय से लेके केंद्रीय प्रेसिड्यूज तक, फिर संघ लोक सेवा आयोग से लेके प्रांतीय लोक सेवा आयोग से लेके आपके डीजीपी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हो, जितने भी निर्णय लेने के स्थान हैं, हर स्थान पर दलित पिछड़ों के साथ, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के साथ, हमारे आदिवासियों के साथ लगातार शोषण, अन्याय, अत्याचार चल रहा है। इसलिए ऐसे दौर में जहां हमारे पीड़ित परिवार के लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार और ये शोषण की पराकाष्ठा का दौर हो, ऐसे समय में साथी लक्ष्मण जी ने जो जातीय जनगणना की है, जाति जनगणना के नाम पर जो किताब लिखी है, मैं समझता हूं बहुत सारे वो लोग जो इस मुद्दे से गंभीरता से, गहनता से वाकिफ भी नहीं है, या उस मुद्दे को पूरी गहराई को नहीं भी समझ पाए, मैं समझता हूं साथी लक्ष्मण जी की इस किताब को जो भी पढ़ लेगा, वो जाति जनगणना के पूरे इतिहास से लेके, संघर्ष से लेके, वर्तमान से लेके और भविष्य में इस पर क्या क्या असर पड़ना है, उन सारी चीजों के बारे में निश्चित तौर पे इस छोटी सी किताब को पढ़ के पारंगत जरूर हो जाएगा, ऐसा मुझे यकीन है। क्योंकि लक्ष्मण जी की जो भाषा है वो बहुत सरल भाषा है, आम बोलचाल की भाषा है,
कोई साहित्यिक इतना क्लिष्ट शब्द नहीं है जिनका अर्थ समझने के लिए किसी भी सामान्य विवेक के व्यक्ति को भी कहीं कोई दिक्कत हो। ये लक्ष्मण साथी की एक विशेषता है।